नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। बेटा डेली अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप जो है मर जाइए, उसके बाद मेरा जीवन जो है सुधर जाएगा। पत्नी भी डेली जो है अपने पति से यही गुहार लगाती है कि आप मर जाइए, इसके बाद हम लोग का जीवन सुधर जाएगा और जीवन में खुशियाँ आएगा। और ये बात डेली सुनते सुनते वो शख्स एक दिन मरने का निर्णय लेता है, लेकिन अंत समय में उसका पैर डगमगाता है और वो मरने से इनकार कर देता है। उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है 10 फरवरी 2025 को, और एक शख्स जिसका नाम सागर पाटिल है, ये दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टरों से ये गुहार लगाता है कि डॉक्टर साहब आप मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब अपने तरफ से प्रयास करते हैं लेकिन उस शख्स को जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको नहीं बचा पाते हैं। चूंकि ये मामला एक्सीडेंट का था, इस वजह से प्रशासन को इसकी खबर दी जाती है और प्रशासन आती है और उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। और जांच पड़ताल में जो बात निकल के सामने आती है, उसके बाद लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस घटना में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और इसके मौत के पीछे आखिर कौन कौन लोग हैं और इसके असली कातिल तक प्रशासन कैसे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के सांगली की है, जहां एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। हस्बैंड का नाम है बाबूराव पाटिल और इनकी पत्नी का नाम है विनीता बाबूराव पाटिल और इनके बेटे का नाम है तेजस बाबूराव पाटिल। और ये तीनों लोग एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। और डेली पत्नी जो है अपने पति से ये गुहार लगाती है और कहती है कि आप मर जाइए, इसके बाद जो है मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएगा। और यही बात बेटा भी जो है डेली अपने पिता से कहता है कि आप मर जाइए, इसके बाद मेरा जीवन में खुशियाँ आएगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। बाबूराव पाटिल पर जब उसकी पत्नी और उसके बेटे के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, मरने के लिए कहा जा रहा था, तब बाबूराव पाटिल शुरुआत में तो तैयार नहीं होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बेटे के द्वारा और पत्नी के द्वारा दिया जाता है तो अंत में वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि शायद हम अपना जान दे देंगे तो बाकी जो मेरे फैमिली है, पत्नी और बच्चे हैं, उसका जीवन शायद सुधर जाएगा। उसके बाद 10 फरवरी 2025 की रात लगभग 2 से 3 बजे का समय रहा होगा, बाबूराव पाटिल जो है जान देने का निर्णय लेता है और बाबूराव पाटिल हाईवे पर जाता है और बीच हाईवे पर खड़े हो जाता है। और उसके कुछ दूरी पर उसका बेटा एक गाड़ी में जो है बैठा रहता है और उसके साथ एक और अजनबी शख्स उसके गाड़ी में था। लेकिन बाबूराव पाटिल जब मरने की कोशिश करता है तो अंत में वो मर नहीं पाता है और उसका पैर जो है पीछे हट जाता है और वो कहता है कि हम मर नहीं सकते हैं। जब वो मरने को तैयार नहीं होता है तब उसका बेटा अपनी माँ को कॉल लगाता है और बताता है कि पिताजी मरने को तैयार नहीं है, बताओ अब क्या करें। तब उसकी पत्नी का जवाब आता है कि तब तुम खुद यानी पिताजी को मार दो। उसके बाद बाबूराव पाटिल का बेटा जो है गाड़ी से उतरता है, अपने पिता को घसीटते हुए एक डिवाइडर से ले जाकर टकरा देता है और उसके सर को यानी 3 से 4 बार जो है डिवाइडर से टकराता है। तब तक टकराता है जब तक उनकी प्राण न चला जाए। और उसके बाद अपने पिता को उसी हाईवे पर छोड़कर यानी घर चल जाता है और जा करके यानी पूरा जो है एक साजिश रचता है और अपने चाचा को कॉल करके बताता है कि चाचा, अभी हमारे पास एक कॉल आया था कि पिताजी का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है, चलिए जल्द से जो है यानी पिताजी को वहां से लेके आते हैं। उसके बाद आनन फानन में बाबूराव पाटिल का भाई और ये बाबूराव पाटिल का बेटा जो है हाईवे पहुंचता है। उसके
शरीर को वहां से उठाता है और आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर हॉस्पिटल वाले उसको डेड घोषित कर देते हैं और बताते हैं कि यानी आपको लाने में देर हो गई। अब चूंकि वो मर चुका है और ये एक्सीडेंट का मामला था, इस वजह से उसका भाई जो है इसकी सूचना प्रशासन को देता है और प्रशासन इसकी तहकीकात में जुट जाती है कि आखिर बाबूराव पाटिल का एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ, बाबूराव पाटिल हाईवे पर क्या कर रहा था, और उसके आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे थे उसको खंगालना शुरू करता है। जब प्रशासन उसके आसपास के कैमरे को खंगाल रहा था तो उसमें प्रशासन को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसमें पता चलता है कि बाबूराव पाटिल बीच हाईवे पर खड़ा है, लेकिन उससे कुछ दूरी पर जो है उसका बेटा एक गाड़ी में बैठा है और उसके साथ एक अजनबी एक और शख्स है। जब ये प्रशासन को ये बात पता चला, उसके बाद प्रशासन उसके बेटा से पूछताछ करता है कि आखिर बताओ, तुम उस रात जब तुम्हारे पिता हाईवे के पास थे तो तुम उस रात गाड़ी पर क्या कर रहा था, और तुम्हारे पिताजी का किस चीज से एक्सीडेंट हुआ, क्या तुमने देखा है? तो बेटा जो है अटपटा सा कुछ जवाब देता है, और जो बेटा यानी बयान में बताया था कि यानी किसी का कॉल आया है और उससे हमको पता चला कि यानी पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। प्रशासन उस वक्त का उसके बेटे का सीडीआर कॉल का सीडीआर निकलवाता है और सीडीआर में पता चला कि उसका बेटा जो है अपनी माँ को कॉल किया था और उस समय माँ से कॉल पर बात किया था। अब प्रशासन को डाउट हो जाता है कि हो न हो बाबूराव पाटिल के एक्सीडेंट के पीछे इसी के परिवार, उसका बेटा और इसकी पत्नी का हाथ हो। अब प्रशासन उसके बेटा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ जो शख्स था वो कौन था? बाबूराव पाटिल का बेटा बताता है कि वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरे साथ ही गाड़ी पर बैठे हुए थे। प्रशासन को एक क्लू तो जरूर मिल रहा था, उसको लग रहा था कि हो न हो इसके परिवार वाले ही यानी इसके मौत के पीछे साजिश रचे हैं। प्रशासन अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद बारी बारी से उसकी माता को, बाबूराव पाटिल के बेटा को और उसके पड़ोसी को, तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाता है और उसके बाद प्रशासन एक अंधेरा में तीर छोड़ता है और उसके बेटा से जाके कहता है, तुम्हारी माँ जो है एक जुर्म कबूल कर ली है और वो बताई है कि हम सभी लोग मिल करके यानी उनको मारे हैं। अब बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है? अब यही बात जो है प्रशासन उसकी पत्नी के सामने जाकर कहता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है जुर्म कबूल कर लिया है और ये बताया है कि हम सभी लोग मिल करके जो है अपने पिताजी का कत्ल किए हैं। और यही बात जो है प्रशासन उसके पड़ोसी के सामने जाकर कहता है कि तुम्हारा साथ जो लोग दोनों थे वो दोनों के दोनों ये बात को कबूल कर लिए हैं कि ये इस घटना के पीछे हम लोगों का साजिश है। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? उसके बाद तीनों के द्वारा कुछ अटपटा सा शुरुआत में तो जवाब आया और अंततः वो सभी लोग जो है गच लेते हैं कि हाँ, हम लोग मिलकर ही यानी उनका जो है एक्सीडेंट के लिए यानी उनको राजी किए थे। और बाद में प्रशासन को ये पता भी चला कि उसी का बेटा जो है डिवाइडर से उसका सर टकराकर उसको मार दिया है। अब प्रशासन चूंकि कातिल को पकड़ चुका है, एक बेटा जो कि अपने पिता का ही कत्ल कर देता है, एक पत्नी जो कि अपने पति के मृत्यु का इंतजार कर रही है ताकि उसका जीवन में यानी खुशियां आ सके। अब प्रशासन इस बात के तहकीकात में पहुंचना चाहती है कि आखिर ये लोग अपने ही पति और अपने ही पिता को क्यों मारना चाहते थे। तब प्रशासन को एक बात और जानकारी मिला कि वो जो है बाबूराव पाटिल जो है लगभग 50 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था और वो बहुत सारे बैंकों से भी कर्ज ले चुका था और वो जितने भी कर्जदार जो कर्ज दिए थे वो सभी समय समय पर घर पैसा मांगने आते थे, लेकिन इसके पास उस पैसे को सधाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। और इस वजह से बेटे और पत्नी को लग रहा था कि शायद हम ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे और उसको लगता है कि जो हमारे पिता के नाम पर जो बीमा है, यदि इस बीमा का फायदा उठाएं और पिताजी का यदि मृत्यु हो जाता है तो बीमा से हमको 1 करोड़ रुपया मिलेगा और जिससे कर्ज भी सध जाएगा
और जो है हम लोग का जीवन भी सुधर जाएगा। और यही वजह था कि पत्नी और बेटा दोनों मिलकर लगातार, यानी अपने पिता और अपने पति को ये लोग जरूर डेली फोर्स कर रहे थे मरने के लिए। हालांकि जो भी हो, ये घटना सुलझ चुका है, लेकिन क्या ये सही है कि केवल कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने परिवार का ही जान लेने के लिए आतुर हो जाए? ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जिनके पास बहुत सारे कर्ज भी थे, लेकिन बाद में उनका कर्ज हटता है, उनका भी दिन बदलता है। शायद हिम्मत से काम लेना चाहिए था, और ये लोग जो है हिम्मत से काम नहीं लिए, और जिसके वजह से बाबूराव पाटिल का जान चला गया। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।